बीए प्रथम वर्ष की छात्राओं का पुनः स्वागत है। बच्चों, इसके पहले के अध्याय में हमने सामाजिकरण के अर्थ, विशेषताओं और उद्देश्यों को जाना था। आइए आज के अध्याय में हम क्या क्या पढ़ेंगे यह बता दूं। तो आज हम पढ़ेंगे सामाजिकरण की प्रक्रिया के बारे में और सामाजिकरण के सोपान के बारे में। तो शुरू करते हैं। सामाजिकरण की प्रक्रिया क्या है? सामाजिकरण की प्रक्रिया वह है जिसमें बालक जन्म के पश्चात सामाजिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। जन्म के समय बच्चा न तो सामाजिक होता है न समाज विरोधी होता है, वह केवल एक जैविकीय प्राणी होता है। जन्म के समय उसमें इस प्रकार की क्षमताएं होती हैं जो उसे सामाजिक मानव बना सकती हैं। उन्हीं क्षमताओं के कारण वह व्यक्तित्व का विकास कर पाता है। टालकट पार्सन ने कहा भी है कि बच्चा उस पत्थर के समान होता है जिसे जन्म के समय सामाजिक तालाब में फेंक दिया जाता है, जहाँ रहकर वह अपना सामाजिकरण करना सीखता है और समाज का सदस्य बन जाता है। जॉनसन के अनुसार बालक का मस्तिष्क नमनीय होता है जिसमें सीखने की पूरी क्षमता होती है। इसी कारण उसे जैसा सिखाया जाए वैसा ही वह सीख जाता है। लेकिन सीखने की प्रक्रिया के समय को भी एक प्रमुख कारक जॉनसन ने माना है। जैसे हर उम्र में सीखने की क्षमता बराबर नहीं होती। बड़ी उम्र की तुलना में छोटी उम्र में अधिक शीघ्रता से सीखा जाता है। इसके साथ ही सीखने की प्रक्रिया में क्रमबद्धता भी होती है। जैसे भाषा सीखने के पूर्व अक्षर ज्ञान सीखना आवश्यक होता है। सामाजिकरण की प्रक्रिया भाषा सीखने से पूर्व अक्षर ज्ञान सीखना आवश्यक होता है। सामाजिकरण की प्रक्रिया के विषय में अनेक मनोवैज्ञानिकों और समाजशास्त्रियों ने प्रकाश डाला है, जिनमें फ्रायड, जॉनसन, पार्सन ये सब प्रमुख हैं। अब हम समझते हैं सामाजिकरण के सोपान के बारे में। सामाजिकरण के सोपान। सामाजिकरण की प्रक्रिया अनेक सोपानों में संपन्न होती है, जिसके विषय में अनेक मनोवैज्ञानिक और समाजशास्त्रियों ने भिन्न भिन्न मत व्यक्त किए हैं। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक फ्रायड ने बालक के सामाजिकरण को 7 अवस्थाओं में बांटा है, जबकि जॉनसन ने 4 सोपानों का उल्लेख किया है। पार्सन्स के अनुसार सामाजिकरण की प्रक्रिया के सोपान हैं मौखिक अवस्था, शौच सोपान, मातृरति सोपान और किशोरावस्था। मौखिक अवस्था क्या है? सामाजिकरण की प्रथम स्थिति मौखिक अवस्था है, जिसमें मानव शिशु के सभी आवश्यकताओं की पूर्ति केवल मौखिक रूप से होती है। भूख लगना, सर्दी लगना, कष्ट होना, गर्मी लगना, ये सब प्रत्येक कार्य उसे तनाव होता है। परिणाम स्वरूप वह रोता है, चिल्लाता है, जिससे उसमें तनाव का अंत हो जाता है। बालक इस समय अपनी भूख, प्यास आदि के संकेत देने लगता है। केवल मौखिक रूप से वह दूसरों का आश्रित रहता है। पार्सन्स के मत में वह दूसरे लोगों के लिए मनोरंजन की वस्तु होता है। माता के साथ शिशु का जो है संबंध होता है, वह अपने सुख दुख का पूरा ध्यान बच्चे का रखती है। दूसरी जो अवस्था है वो है दूसरी अवस्था शौच सोपान है। सामाजिकरण की दूसरी अवस्था शौच सोपान अवस्था है, जिसमें बच्चे से यह अपेक्षा की जाती है कि शौच संबंधी क्रियाओं को स्वयं करे, जैसे हाथ साफ करना, गंदे कपड़े न पहनना, शौच का स्थान, समय आदि का ध्यान रखना आदि कार्य बच्चा करने लगता है। विभिन्न समाजों में इस अवस्था का भिन्न भिन्न आयु में यह अवस्था प्रारंभ होती है। जैसे ग्रामीण बालकों में 4-5 वर्ष की आयु तक बालक अर्धनग्न अवस्था में निसंकोच रह लेते हैं, जबकि शहरी समाज में बहुत शीघ्रता से शौच प्रशिक्षण द्वारा प्राप्त करके सभी क्रियाओं को करना बच्चा सीख लेता है। इस अवस्था में बच्चा माता से सबसे अधिक प्यार करता है। माँ भी उसे अत्यधिक प्यार करती है। वह बच्चे को सही और गलत कार्य के विभेद करना सिखाती है। सही कार्य करते हुए पर वह प्यार करती है और गलत कार्य करने पर वह उसे डांटती है। इस प्रकार माँ उसे अपनी संस्कृति के मूल्यों के अनुसार व्यवहार करना भी सिखाती है। इस अवस्था में माँ को साधक नेता की भूमिका निभानी होती है, अर्थात एक ओर वह बच्चे की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पूर्णतः उत्तरदायी होती है, तो दूसरी ओर वह परिवार में भी बच्चे का प्रतिनिधित्व करती है। अतः माँ जितनी अधिक सामाजिक मूल्यों से परिचित होगी, बच्चे को वह उतना ही प्रशिक्षित कर सकेगी। माँ की भूमिका इस अवस्था में अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। उसे बच्चे को शौच प्रशिक्षण देने, दूध की आदत छुड़ाने, सामाजिक व्यवहार आदि सीखने में कष्ट होता है, लेकिन फिर भी शिशु का माता के
साथ ही तादात्म्य होता है, क्योंकि माता भावात्मक भूमिका भी निभाती है। इस अवस्था के अंत तक बच्चा खेलने, बोलने आदि के कारण अन्य लोगों के संपर्क में भी आता है और धीरे धीरे अन्य लोगों से सामाजिक संबंध स्थापित करता है। यह अवस्था लगभग 3 वर्ष की अवस्था तक पूरी होते होते समाप्त हो जाती है, जिसमें बालक जितने अधिक व्यक्तियों के संपर्क में आता है, सामाजिक संबंध उतने ही अधिक दृढ़ होते हैं, जिसके कारण उसे नवीन परिस्थितियाँ और भूमिकाएँ भी मिलती रहती हैं। तीसरा है मातृरति सोपान। यह अवस्था सामान्यतः चौथे वर्ष के प्रारंभ से लेकर 12 या 13 वर्ष की आयु तक रहती है। इस अवस्था में बालक यौन भेद की ओर सहज आकर्षण अनुभव करता है। यही वह समय है जब उसमें ऑडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स 2 प्रकार की ग्रंथियां जन्म लेती हैं। ऑडिपस कॉम्प्लेक्स का अर्थ है लड़का अपनी माँ से प्यार करता है। इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स से तात्पर्य है लड़की अपने पिता से अधिक प्यार करती है। यह करीब 12 वर्ष की अवस्था में होता है, अर्थात लड़के और लड़कियां क्रमशः अपने माता और पिता से तो प्यार करना चाहते हैं, लेकिन माता पिता का परस्पर प्यार करना उन्हें अच्छा नहीं लगता। मनोवैज्ञानिक फ्रायड ने इस विषय में विस्तार से लिखा है। उन्होंने अपने संपूर्ण अध्ययन में सेक्स इंसर्टिक्स या काम प्रवृत्ति को प्रमुखता दी है। उन्होंने कहा है कि बच्चों में यौन भावना जागृत हो जाती है, जिसके कारण लड़के अपनी माँ और लड़कियाँ अपने पिता से प्यार करती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि इस अवस्था में यौन भावना इतनी अधिक विकसित हो जाती है कि वे अपने माता पिता तक से ईर्ष्या करने लगते हैं। इस अवस्था में सामाजिकरण की प्रक्रिया 2 रूपों में होती है। पहली होती है सामाजिक भूमिका का तादात्म्यकरण और दूसरा सामाजिक समूहों में से तादात्म्यकरण। पिता, भाई, चाचा आदि परिवार के सभी सदस्यों के अनुरूप बनना सामाजिक भूमिका से तादात्म्यकरण है, जबकि अपने लिंग के सदस्यों, स्कूल के साथियों, मित्रों के अनुरूप कार्य करना सामाजिक समूह से तादात्म्यकरण है। इस स्तर पर बालक प्रत्येक क्रिया करते समय दूसरों के अनुरूप बनने का प्रयत्न करता है। इसी अनुरूपता में उसे माता का स्थान पिता से भिन्न दिखाई देने लगता है। यद्यपि माँ की भूमिका सामाजिकरण की प्रक्रिया में सर्वाधिक प्रभावी होती है, लेकिन वह तादात्म्यकरण की प्रक्रिया तब अधिक सफल होती है जब परिवार में 4 परिस्थितियाँ संभव हों। पुत्र को पिता का और पुत्री को माता का पूरा स्नेह मिले। बालक जिस सदस्य को अपना आदर्श मानता हो उसका बच्चे से घनिष्ठ संबंध हो। परिवार के अन्य सदस्य बच्चे को पिता में निष्ठा रखने में प्रोत्साहित करते हों और पिता का माँ से सम्मानपूर्ण व्यवहार हो। यह स्थिति बालक को भावात्मक सुरक्षा प्रदान करती है और उसके कुंठाओं से बचाती है, और यही सुरक्षा सामाजिकरण की सफलता की प्रथम आधारशिला है। किशोरावस्था। यह सोपान युवावस्था के प्रथम चरण में होता है। सामाजिकरण की प्रक्रिया यह स्तर सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। एक किशोर के लिए यह अवस्था मानसिक और सामाजिक रूप से संघर्ष एवं तनाव की होती है, क्योंकि शारीरिक रूप से उसमें अनेक परिवर्तन इस समय होते हैं। मानसिक रूप से उसमें चिंतन, मनन व निर्णय लेने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। सामाजिक रूप से उसे अनेक संबंध निभाने होते हैं। इसके साथ ही जीवन साथी का चुनाव, व्यवसाय का चुनाव, परिवार की जिम्मेदारी आदि अनेक कार्यों के कारण उसमें तनाव हो जाता है। उस पर माता पिता द्वारा लगाए गए अनेक नियंत्रण भी उसे भारी संघर्ष व तनाव में डाल देते हैं। इस समय किशोर परिवार के अतिरिक्त पड़ोस, विद्यालय, साथी समूह आदि के संपर्क में अधिक रहता है, जिसके साथ उसे समायोजन करना होता है। क्या उचित है, क्या अनुचित है, किन नियमों को पालना करनी पड़ती है, किन्हें निषेध करना है, यह सब स्थितियां उसे सामाजिकरण करना सिखा देती हैं। उसमें नैतिकता का विकास हो जाता है। इस प्रकार किशोर अवस्था में किशोर सांस्कृतिक मूल्यों, अनुभवों द्वारा समाज के साथ अपना सामाजिकरण कर लेता है और व्यक्तिगत अनुभव उसमें आत्मनिर्णय की क्षमता भी उत्पन्न कर देते हैं। इन 4 सोपानों को सामाजिकरण के प्रमुख रूप से इन 4 सोपानों को सामाजिकरण में महत्व दिया जाता है, किंतु सामाजिकरण जो है वह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, इसलिए कुछ और सोपान भी इसमें होते हैं। जैसे प्रौढ़ावस्था, युवा अवस्था। युवा अवस्था में व्यक्ति किसी पद का कार्यरत हो, विवाह हो जाता है, अनेक पदों को प्राप्त कर लेता है। वह पति भी है, पिता भी है, भाई भी है, चाचा है, इस तरह के बहुत सारे पद वह ग्रहण कर लेता है और नई नई परिस्थितियाँ प्राप्त कर लेता है। उनमें व्यवहार करना उनके अनुकूल वह व्यवहार करना, उन भूमिकाओं के अनुसार वह भूमिका सीखना भी सीख लेता है। फिर है प्रौढ़ावस्था। इस अवस्था में व्यक्ति पर और अधिक जिम्मेदारियां आ जाती हैं।
जैसे बच्चों की शिक्षा, विवाह, उनमें व्यवसाय की जिम्मेदारी, जिनसे उसका सामाजिकरण करना होता है। फिर लास्ट जो अवस्था है सामाजिक के सोपान की, वो है वृद्धावस्था। वृद्धावस्था सामाजिकरण की प्रक्रिया वृद्धावस्था में भी चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि यह समाप्त हो जाती है। इस अवस्था में व्यक्ति में अनेक परिवर्तन आ जाते हैं। वह व्यवसाय से सेवानिवृत्त हो जाता है, पराश्रित रहना पड़ता है। परिवार की वृद्धि से वह दादा नाना तक बन जाता है। कार्य न कर सकने के कारण वह अपने को भार समझने लगता है। पीढ़ीगत भेद के कारण पीढ़ी से उसका सामंजस्य नहीं हो पाता, जिससे वह कुंठाग्रस्त हो जाता है। लेकिन फिर भी सबके साथ अपना सामाजिकरण करना वह सीखता है। उसे कुछ न कुछ सीखते ही रहना पड़ता है। इस प्रकार सामाजिकरण की प्रक्रिया निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जैसा कि मैंने आपसे प्रारंभ में भी कहा था। तो इस तरह ये हुए सामाजिकरण के सोपान। अब इसके अगले अध्याय में हम सामाजिकरण के सिद्धांतों को समझेंगे। आशा करती हूँ बच्चों आपको सामाजिकरण के ये सोपान समझ में आए होंगे। सामाजिकरण की जो संस्थाएं हैं बच्चों, उनको हम दो भागों में बांट लेते हैं। पहली जो संस्था होती है वो होती है प्राथमिक संस्थाएं और दूसरी है द्वितीयक संस्थाएं। प्राथमिक संस्थाओं में जो है परिवार, मित्र समूह, पड़ोस, नातेदारी समूह, विवाह, ये सब आते हैं। और द्वितीयक संस्थाओं में जो सामाजिकरण हमें करना सिखाती हैं उनमें शिक्षण संस्थाएं, राजनीतिक संस्थाएं, आर्थिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, सांस्कृतिक संस्थाएं, व्यवसाय समूह और अजनबी से व्यवहार, ये सब आते हैं। तो इस तरह सामाजिकरण की बहुत सारी संस्थाएं होती हैं। जो हमारे निकट में रहते हैं वो सब प्राथमिक संस्थाओं के अंतर्गत आते हैं, जैसे परिवार, मित्र समूह, पड़ोस, नातेदारी समूह और विवाह के द्वारा जुड़ने वाले हमारे रिश्तेदार, है ना। और द्वितीयक संस्थाएं जो हम कुछ समय के लिए जिनके हम सदस्य बनते हैं और उनमें जो है समय समय पर हम उनके सदस्य बनते भी रहते हैं, हटते भी रहते हैं, तो वे सब द्वितीयक संस्थाएं कहलाती हैं।